प्रधानमंत्री जी तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो ये कर रहे हैं। लेकिन आरोप वो आप पर लगाते हैं कि आप लोग ये सब बोल के गुमराह कर रहे हैं। हम ही नहीं तो अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? हम पूछे ना, तुम जथेबंदी चलानी है तो शराब छोड़ना पड़ेगा। शराब ही नहीं, कोई भी नशा नहीं करता। सूबा कमेटी ने फैसला किया है, इस समय हमारी सारी की सारी सूबा कमेटी कोई भी नशा नहीं करती। ये एक कमाल की बात है। ये खर्चा कैसे चलता है? बहुत सवाल उठते हैं और बहुत बार सरकार की तरफ से मंत्री तो ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, खालिस्तान का पैसा, चीन का पैसा, पाकिस्तान का पैसा। कैसे होता है? तो जब हम रिपोर्ट लेते हैं सुबह, भाई आपकी रात को गिनती कितनी थी, वो बोलते हैं इतनी थी। हम उनसे पूछते हैं अभी शराब वाले कितने थे, वो बोलते हैं भाई शराब वाले को हम दूसरा नाम देते हैं, भाई आपके भाई साहब कितने थे, वो भाई साहब बताते हैं, उधर शराब वाले को बताते हैं। शराब वाले तो पूछते नहीं, वो बताएंगे भी 7 बंदे हमारे भाई। कि जब कृषि मंत्री संसद में कहते हैं कि इतनी बार यूनियन से बात हुई, विपक्ष के नेताओं का भाषण हुआ, किसी ने बताया नहीं कि इस कानून में काला क्या है, सिर्फ कहते हैं कानून काला है। उसी को प्रधानमंत्री ने भी संसद में आगे बढ़ाया, कंटेंट और इंटेंट की बात की कि आंदोलन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बात कर रहे हैं, इसमें कमी क्या है नहीं बता रहे। तो मैं चाहूंगा हमारे यूट्यूब के दर्शक, किसान और बाकी जो लोग हैं वो समझें कि आप कैसे कहते हैं कि कानून में काला क्या है। कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री का क्या जवाब देते हैं? देखिए, ये बात बहुत विस्तार से होगी। खेतीबाड़ी मंत्री से बोलते हैं जो काला कानून क्या है, क्या कैसे है ये काला। हमने उनको बता दिया कि इसमें सब कुछ काला है। देखिए, पहला एक्ट है अपना जरूरी वास्ता एक्ट 1955, वो पहले का कानून बना हुआ, उसमें ये लोगों ने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट क्या किया है? सबसे खतरनाक बात तो उस अमेंडमेंट में लोगों ने बन दिया कि कोई भी व्यापारी जितना मर्जी माल खरीद कर जमा रख सकता है, उसको कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं दी, लिमिट हटा दी। इसका मतलब ये जखीरेदारी को छूट दे दी, जमाखोरी को छूट दे दी, ब्लैकमेलिंग होगी, टेम्परेरी शॉर्ट होगी। इसका मतलब ये खाद्य पदार्थ है, वो अगर सारी की सारी एक कारपोरेट घराने के हाथ में आ गई तो मार्केट में टेम्परेरी शॉर्ट हो सकती है। प्याज है, गंडे है, आलू है, जो मनुख की चीज़ें हैं बरतते हैं जो हम सारी, उसकी टेम्परेरी शॉर्ट से मर्जी के रेट नहीं लगाएगा वो। लेकिन उसमें एक चोर मोरी रख लिया सरकार ने कि जे कानून एमरजेंसी हालत में सरकार के कंट्रोल आर्डर हाथ में होगा, कंट्रोल आर्डर सरकार के हाथ में होगा। वो कौन सी हालत है? सोका, जंग, सुनामी, ऐसी कोई हालत बनती है तब या उसकी कुछ परसेंटेज बताई है कि महंगाई की परसेंटेज कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो सरकार के हाथ में है ना, सूखा डिक्लेयर करना है कि नहीं करना, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है कि नहीं करनी। सरकार और कारपोरेट एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनकी बात क्यों करेंगे? इसलिए हमारा मानना है इसमें जरूरी वस्तें जो वो सारी की सारी जरूरी वस्तें बड़े साम्राज्य लोगों के पास रहेंगी। ये है पहला एसएससी कम्युनिटी एक्ट के बीच में आया हुआ। दूसरा है मंडी का कानून, एपीएमसी एक्ट। हाँ जी, कभी भी किसी जथेबंदी ने कभी भी ये मांग की हो कि हमारी सरकारी मंडी को बंद करके प्राइवेट मंडी ले आओ, हमारी जरूरत है, हमने नहीं। ये लोग लिखते हैं ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, इनको हम आज़ाद करते हैं। एग्रीकल्चर को क्या आज़ादी है? एग्रीकल्चर को आज़ादी ये है कि कोई भी किसान जहां से माल खरीद पैदावार करता है उसको जहां मर्जी बेच सकता है, जब मर्जी बेच सकता है। उसको आज़ादी दे दिया कि वो गेहूं पैदा करे, अपने घर में मकान में सांभे और केरला में बेचे, उड़ीसा में बेचे, पाकिस्तान में बेचे, जहां मर्जी बेचे। ये छूट दे दी, आज़ाद कर दिया। वो ये किसान की आज़ादी है। व्यापारी को आज़ाद कर दिया कि वो अपने जितने मर्जी बड़े गोदाम खोले, जितना मर्जी अनाज खरीदे, उसको कोई टैक्स नहीं होगा। वो टैक्स नहीं होगा, इसका मतलब है उसको प्राइवेट मार्केट खोलने की छूट दे दी, 8.5% टैक्स की छूट दे दी। इसका मतलब उसको 1-2.25 रुपया क्वांटल मगर रैयत दे दी। उस रैयत के साथ वो लोगों ने गोदाम खोलने हैं और मार्केट से माल खरीदना है।
मार्केट में अगर 1950 का रेट है, 2000 रुपया देगा वो, तो सरकारी मार्केट में कोई माल नहीं गिरेगा, सारे का सारा माल प्राइवेट मार्केट में जाएगा। अगर सरकारी मार्केट में माल ही ना गिरा तो खरीद एजेंसी क्या करेगी, एमएसपी क्या करेगा, मार्केट कमेटी क्या करेगी, ट्रक यूनियन वाले क्या करेंगे, लेबर वाले क्या करेंगे? इस सारे के सारे लोगों का नुकसान होगा। आड़तिया क्या करें? बीच में अगर प्राइवेट मंडी में एमएसपी से ज्यादा में खरीद लिया इसलिए एपीएमसी में नहीं गई तो किसान को तो फायदा हुआ। बिल्कुल ऐसे होता है। शुरू शुरू में ये मिठा जहर तो इसी को बोलते हैं। शुरू शुरू में किसान को फायदा होगा, ये मिठा जहर है, लालच देना है पहले। अगर लंबी बात होती है, हरी क्रांति के ऊपर बात चली गई, उसको ज़्यादा रेट मिल गया, वो प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा, सरकारी मार्केट में नहीं है। आप बात समझे मरी, सरकारी मार्केट में नहीं आएगा तो सरकारी मार्केट तो फेल हो गया। जब सरकारी मार्केट ही फेल हो गया, सरकारी मार्केट में अनाज ही ना आया, सरकारी मार्केट में खरीद एजेंसी ना आई, तो एमएसपी का कोई अर्थ रह गया? आपसे पूछते हैं हम, एमएसपी का कोई मतलब नहीं। गोदामों में माल नहीं जाएगा, सरकारी गोदाम भी खाली, मार्केट कमेटी भी खाली, आड़तिया भी खाली, ट्रेड यूनियन, ये ट्रक यूनियन वाले भी खाली, लेबर वाले भी, इनको कोई कमाई, ये बेरोजगार हो जाएंगे सारे के सारे लोग। और उधर क्या होगा, वो 50 रुपया ज़्यादा देकर भी 125 रुपया क्वांटल मांग, उसको फिर भी फायदा होता है, क्योंकि उसको टैक्स पौने 200 रुपया क्वांटल के पास आसपास उसको छूट दी हुई है। वो कितनी देर देगा? जितनी देर एफसीआई, मार्कफेड और ये खरीद एजेंसियां फेल होके घर में नहीं बैठ जाती। जब ये घर में बैठ गई तो सरकारी मार्केट फेल हो गया, फिर ये प्राइवेट प्लेयर ही मार्केट में रह गया, एक प्लेयर ही रह गया मालिक। वो प्लेयर फिर जब उसके ऊपर डिपेंड हो गए हम, फिर वो मनमानी करेगा, मर्जी के रेट देगा। मर्जी के रेट किसानी का कितना पहले भी घाटे वाला है, तो इनपुट से ज़्यादा होगी, आउटपुट होगा नहीं, मुनाफा होगा नहीं, फिर वो किसान को कर्जा चुकना पड़ेगा। जब कर्जा ना मुड़ा तो सरकार को कर्जा मोड़ने के लिए किसान को ज़मीन बेचनी पड़ेगी। जो मोदी साहब बोलते हैं कि ज़मीन की तो हम कोई लैन ही नहीं पाई, इसकी बिजली लैन पाने की ज़रूरत नहीं है, गाली देना है तो गाली के लिए और शब्द बहुत हैं, लैंड पाने की ज़रूरत नहीं, ज़मीन जाने का रास्ता खोल दिया। ज़मीन कौन खरीदेगा? कारपोरेट सेक्टर, जिसके पास पैसे हैं। इसका मतलब ये खाद्य पदार्थ पैदा करने वाले लोगों को ज़मीनों से बेला करके अपने हाथ में कारपोरेट घराने ले लेंगे। उसमें आपके लिए भी तकलीफ है, इनके लिए भी तकलीफ है, हमारे लिए भी तकलीफ है। अच्छा, काउंटर सवाल कर रहा हूँ, छोटा सा जवाब, उसके बाद बाकी सवाल। कि प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री या बीजेपी के सरकार के मंत्री प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि खासतौर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो होने वाला नहीं है वो बता के कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये आ जाएगा, ये कब्जा कर लेगा, जमीन भी छिन जाएगी। तो ऐसा है कि जब दूध का सौदा होता है तो क्या गाय कोई खोल के ले जाता है? तो ये डराया जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं, जो संसद में भी कहा। यही तो डायलॉग हैं, ये जुमले तो इसी को कहते हैं। जो जुमले मारता है प्रधानमंत्री, उसको पता भी 2024 के बाद में वो नहीं रहेगा। इसमें अकेला नहीं है कि मोदी साहब ही जिम्मेवार है, मनमोहन सिंह की सरकार भी जिम्मेवार है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने विश्व व्यापार संस्था के समझौते के ऊपर साइन किए हुए हैं। ये नवी आर्थिक नीतियों का सिट्टा है, ये सारे लोग उसके ऊपर एक हैं। ये जो बोल रहे हैं दुकान का सौदा खरीदने से दुकान थोड़ो खरीद लिया, इसीलिए बोलते हैं अगर एग्रीमेंट कंट्रैक्ट हो गया और खुली मार्केट खोल दी तो ज़मीन कैसे चली जाएगी? मैं पहले बताया, ज़मीन ऐसे जाएगी, इनपुट्स ज़्यादा होगी, आउटपुट होगा नहीं, प्राइवेट प्लेयर मर्जी के रेट देगा, किसान को कोई और रोजगार नहीं है, घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास एक ज़मीन ही बची है जो उसको बेच कर घर की ज़रूरतें पूरी करेगा। ज़मीन कैसे रहेगी भैया? पंजाब में हरी क्रांति के आने से पहले, वो भी एक नीति है, 2 लाख परिवार ज़मीन बेचकर बेला हो गया पंजाब का। ये 80% लोगों की 5-7 साल में सारी की सारी ज़मीन चली जाएगी और कारपोरेट के हाथों में होगी। ये कैसे बोलते हैं भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं? गुमराह तो ये कर रहे हैं, लेकिन आरोप वो आप पर लगाते हैं कि आप लोग ये सब बोल के गुमराह कर रहे हैं। आरोप लगाने से भैया कोई आरोपी थोड़ा बन जाता है। हमारे पर 307 का पर्चा, हमने किसी को मारा थोड़ा है कुछ,
क्या हम आरोपी बन गए? कोई रोप लगा दी, मैं आपके ऊपर कोई रोप लगा दूं तो वो रोप लगाने से दोषी थोड़ो हो गए आप। ये तो दलील है हमारी। हमने बोला अभी आपका ये मॉडल जो है, जो हमारे ऊपर लाद रहे हैं आप, ये मॉडल यूरोप में काम फेल हुआ है, ये बिहार में फेल हुआ है मॉडल। अच्छा, फिर ये मॉडल हमारे ऊपर क्यों तो ठोस रहे हैं? हमारा फायदा होगा, आप कर लो, कोई दे दो कि आधार में कोई आपने किया हो ऐसा कोई मॉडल लागू किया, उनका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत झूठ बोल रहे, बहुत झूठ बोलते। 1965 में ग्रीन हरी क्रांति आया, वो बोला उस वेले भी आंदोलन हुआ। 1965 में हम खेती किया है, उससे पहले खेती करते थे लोग। हरी क्रांति को लोगों ने बड़े चाह से अपनाया, बीज आ गए, पैदावार बढ़ गई, मेहनत कम करनी पड़ी, स्विच से बैलों की जगह ट्रैक्टरों की खेती होगी। उनको ही पता नहीं था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। जैसे इधर धोखा हो रहा है ना, 50 रुपये ज़्यादा, 100 रुपये ज़्यादा देने का, ऐसा धोखा हरी क्रांति में भी हुआ। छिट्टा क्या हुआ? बाहरले साम्राज्य मुल्कों ने अपना माल बेच लिया, सारा जमीन का पानी खत्म कर दिया, जहर मर्जी के रेट बेच लिया, यूरिया मर्जी के रेट बेच लिया, उत्पादन बढ़ गया और 7 समुद्रों पार चला गया सारा माल। खेती से मुनाफा नहीं हुआ। 12 लाख करोड़ हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर कर्जा है आज। 12,000 लोग हर साल में खुदकुशी करते हैं लोग। 1 लाख करोड़ रुपया पंजाब के किसानों से कर्जा है आज। ये हरी क्रांति का सिट्टा है। ये जो हरी क्रांति के नाम पर दूसरी पॉलिसी लेकर आए हैं, ये सारी की सारी जमीन जाएगी। हमने हंडाई है बात, कोई आंदोलन नहीं हुआ उस टाइम पर। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि शास्त्री जी का राज था, आंदोलन तो उस समय भी हुए जब हरी क्रांति आई है। कोई आंदोलन की एक बात निकाल दें, बता दें, प्रधानमंत्री जी मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि हालांकि जो आपने बातें कही इस पर कई काउंटर सवाल हैं, लेकिन चूंकि लंबा इंटरव्यू हो जाएगा इसलिए मैं फिर आता हूं वहां पर कि पीएम ने कहा कि ये विकल्प है, ऑप्शनल है, कि भाई आपके पास एक विकल्प ये भी है, एक एपीएमसी है, एक मंडी है, एक विकल्प है, आप इसके हिसाब से करना चाहते हो करो, ना करना चाहते हो ना करो, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हो करो, ना करना चाहते हो ना करो। ये उन्होंने बहुत जोर देकर लोकसभा में कहा। देखिए, ये कंट्रैक्ट फार्म के लिए ऑप्शन उन्होंने दे दी भी, ये ठीक बात है। कंट्रैक्ट हमने करना है करें, कंट्रैक्ट हम नहीं करना चाहते तो ना करो, ये ठीक बात है। लेकिन दूसरी 2 बातें, प्राइवेट मार्केट की हमारी मांग ही नहीं है। पैरेलल मार्केट क्यों? पैरेलल मार्केट क्यों? क्या इंटरेस्ट है पैरेलल मार्केट का? सरकारी मार्केट क्यों नहीं? हमारी तो मांग और है। सरकारी इदारों को क्यों बेच रहे हैं आप? सरकारी इदारों को क्यों फेल कर रहे हैं आप? सरकारी स्कूलों को फेल किया प्राइवेट स्कूलों ने, सरकारी अस्पतालों को फेल किया प्राइवेट अस्पतालों ने। ये निजीकरण की नीति लागू क्यों कर रहे हैं आप उनको टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं ना। इम्प्लीमेंट होने से पहले अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। आपका अपना किया पहले नहीं पड़ा, तो ये पहले की बात क्यों नहीं? वो कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कहा ही जा रहा है कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये समझिए मत कि कानून में कुछ खामी है। ये खामी नहीं तो अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? हम पूछे ना तुम, अगर आपको बोलते हैं भाई मेरी चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये मैं 100 रुपये से कम नहीं दूंगा, 100 की है, अब 80 रुपये क्यों बोलेंगे हम इसका? अब 100 से कम नहीं देना चाहते, तो बाद में फिर आपका बच्चा बोले भी देना तो भाई 100 में था, पर ले जो 80 में ले जाओ, कोई बात नहीं। ये बात क्या हुई भाई? अगर उसमें कमी नहीं है तो अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? तो होल्ड क्यों कर रहे हैं? वो तो ठीक है, लेकिन बनी ये बात बनी किसके लिए? कानून है किसके लिए? किसानों के फायदे के लिए। फायदा आप हमारा कर रहे हैं, हम इसका इनकार कर रहे हैं। ये तो हमें मांगना चाहिए था कि भाई आपका जो नया मॉडल है वो हमें दे दो, हम बच जाएंगे। इसके लिए तो हमें आंदोलन करना चाहिए था। आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो हमारे पास है वो रहने दो, जो पहले ले लिया, जो हमारे पास बचा हुआ है इसको हमारे पास रहने दो। ये जुमले मत छोड़ो, गुमराह ना करो, लोग जानते हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि जो हमें नहीं चाहिए क्यों दे रहे हो, ये आज की तारीख में हर किसान कहीं भी है, टिकरी सिंगू, हर किसान बोलता है कि हमें ये हलवा नहीं चाहिए, तो आप हलवा क्यों दे रहे हो? अपने अपने हिसाब से हर किसान कहता है जो आप कह रहे हैं। एक और बात जो कही कि छोटा किसान और बड़ा किसान, उन्होंने कहा देश में 2 हेक्टेयर से कम वाले किसानों की तादाद 68% है या और ज्यादा है, 12 करोड़ ऐसे किसान हैं। हम उनकी चिंता करते हैं, क्या उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? तो क्या उस छोटे किसान को इस कानून से फायदा है, ये जैसा वो कह रहे हैं? उसकी चिंता कर रहे हैं कि वो मर रहा है, वो बीमार है, वो ज़्यादा सीरियस, वो बीमार ऐसा है
कि उसके ऊपर दवाई कोई काम नहीं कर रही, ऐसी दवाई डॉक्टर देने के लिए तैयार नहीं जिससे वो जीवित रहे। ये उसको मार कर सदा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं समस्याओं का जड़। उसकी जमीन जो अभी ये कानून, सबसे पहले तो छोटा किसान ही मरेगा इसमें। हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, हमें 2000 रुपया बचता है। अगर हमारे पास 4 एकड़ जमीन है तो हमें 8000 साल का बचा। जिसके पास 20 एकड़ जमीन है उसको 80,000 रुपया बचा। जिसके पास आधा एकड़ जमीन है उसको 1000 रुपया बचा। तो भाई उससे गुजारा कैसे होगा उसका? सबसे पहले तो छोटा दरख्त मरता है ना, जब कोई हड़ आता है छोटा पौधा जल्दी पहले डूबता है। सबसे पहले तो भाई साहब ये 80% लोग जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, सबसे पहले तो उनकी जमीन जाएगी। पहले भी उन्हीं की गई है। हरी क्रांति से 2 लाख परिवार जमीन बेचकर बेला हो गए पंजाब में। हिंदुस्तान का डाटा नहीं है हमारे पास। पंजाब में 2 लाख किसान बेचकर बेले हो गए और ये पॉलिसी आने के ऊपर 80% लोग जमीन से हाथ धो बैठे। अच्छा चलिए, एक सवाल उसके बाद बाकी सवाल। तो इस तरह की बात का जो आप कहते हैं, बाकी किसान नेता भी कहते हैं, सरकार कहती है आप लोग रिफॉर्म के खिलाफ हैं। और जैसे अशोक गुलाटी ने कहा जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में है कि 91 में जैसे रिफॉर्म हुआ वैसे कृषि में रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये पुरातन तरीके से हो रहा है। जैसे पीएम ने ये भी कहा कि खाली गेहूं और धान पर क्यों डिपेंड करते हैं, बाकी चीज़ उगाइए, तो उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी किसानों की। देखिए, ये जुमला हर बार काम नहीं करता। हमने गन्ना बीजा, गन्ना पैदा किया, गन्ने की ज़रूरत थी, गन्ना पानी कम मांगता है, गन्ना नहीं बिका, गन्ने की पेमेंट अभी तक पई है। 7-7 दिन तक लाइनों में लगे रहे और जब मिल में बारी आई तो काट कटने लगी, पेमेंट सालों बदी रुक गई। आलू बीजा, सड़कों पर गिराना पड़ा। कोई भी मटर सब्जी कोई भी बीज लिया, पोल्ट्री फार्म बंद। 3 रुपए किलो अंगूर बिका है पंजाब में, 3 रुपए किलो। सारे के सारे अंगूर के बाग पटने पड़ गए। पोल्ट्री फार्म फेल, पिगरी फार्म फेल, डेयरी फार्म फेल, फलों की सब्जियों की मार्केट फेल, सब कुछ फेल हुआ है। ये उनको खेती की तब्दीली की बात करते हैं कि इनकी कोई झोना और छोड़ को दूसरी खेत बीजे आप। किसी ने जो भी खेती, फूलों की खेती की वो भी फेल हुई, पुदीने की खेती की वो भी फेल हुई, पोल्ट्री फार्म खोला वो भी फेल, डेयरी फार्म खोला वो भी फेल। कोई तो बात बता दें आप इसको, जो नीति हमने की नहीं वो फेल नहीं हुई। डेयरी तो जो कोऑपरेटिव है उसमें सक्सेस है, 28% लगभग एग्रीकल्चर में डेयरी का योगदान है। अरे कहाँ सक्सेस है भाई? आप डेयरी के मैं खुद 1975 में डेयरी खोला है अपना। हमारा 1.5 रुपया किलो दूध जाता था, 1.5 रुपया किलो, और फीड हमें 3 रुपये किलो मिलता था। कहाँ फैला है? अभी देखिए पंजाब में आए आप, पंजाब में 65 करोड़ लीटर दूध की सप्लाई है रोज़ की, फैक्ट्रियों में जो जाता है। लेकिन इतना तो पैदा नहीं होता, इतना तो पैदा नहीं होता। हमारे पशु जो दूध देते हैं वो 15 करोड़ लीटर दूध देते हैं पंजाब के। 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आता है? नकली दूध डेयरियों में बिक रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई रेट नहीं। किसी से आप पूछ लें कि डेयरी फार्म फेल हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म हमारे बंद पड़े हुए हैं जिन्हें लोन लिया हुआ है। कोई भी धंधा, जो भी काम सरकार ने दिया है, कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं। कोई पशु मर गए तब भी सारे उसका कोई बीमा भी अदा नहीं होता। सारे के सारे उनका कोई रेट नहीं, फीड का कोई रेट नहीं, इसलिए सारे के सारे फेल हुए हैं, देखे हुए हैं। ये जुमलेबाजी बार बार नहीं चलती, एक बार चल जाती है पता, वो ऐसे दोबारा नहीं चलता। अच्छे 81 दिन आंदोलन के हो गए, आगे आंदोलन का क्या होगा अभी कोई नहीं जानता। आंदोलन मतलब आपकी मांग का, और उसके बाद आंदोलन का अंजाम क्या होगा। आगाज तो हमने देखा। इन 81 दिनों में आप लगातार बैठे हैं और आपके साथ हजारों आपके किसान बैठे हैं कई किलोमीटर तक, क्या हासिल हुआ आपको? देखिए हासिल भैया, हमने उन लोगों को जो कभी आंदोलन में गए नहीं, वो हिस्से हमारे समाज के, वो हिस्से जो कभी आंदोलन में गए नहीं, जो ये कहा करते थे कि ये रोज़ तीसरे दिन धरना मार लेते हैं, ये किसान तो चौथे दिन सड़कों पर बैठ जाते हैं, इनको तो कोई काम नहीं, ये तो बेले रहते हैं, वो लोग इस आंदोलन में खींच कर आए।
वो हमारा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आंदोलन पीसफुल रहा। पीसफुल आंदोलन रहने से इतना लंबा चला ये आंदोलन कि उन लोगों को इस आंदोलन ने खींच लिया जो लोग आंदोलन के से दूर रहते थे। जब उन लोगों के समझ में बात आ गई कि बात क्या है, बात रोटी रोजी की है, बात छोटे दुकानदारों की है, बात छोटे व्यापारियों की है, बात उस समाज के बड़े हिस्से की है जो रोटी बहुत कम आमदन से अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनकी बात है। उनकी बात के लिए किसानों के लिए नहीं लड़ रहे किसान लोग, उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जब उनके बात समझ में आई तो बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें हासिल किया। क्या हुआ, नौजवान हिस्सा जो हमारे साथ कभी नहीं आया था वो नौजवान हिस्सा आया, औरतें आई बहुत बड़ी गिनती में। आप देखते हैं हमारे किसी कट में भी, आप आज भी देखा होगा मजारे में, आज भी औरत थी। और औरत का हमें अब हम 21 तारीख को इसमें बरनाला में एक बहुत बड़ा कट करते हैं, आपको भी इनवाइट करते हैं, अभी पहुंचे हैं आप वहाँ पर। हम उधर 2 लाख का कट करेंगे जिसमें 80,000 70,000 औरत होगी उस आंदोलन में। हम कह सकते हैं मान से कि हमारी जथेबंदी के अंदर औरतों की बहुत ज़्यादा शमूलियत होती है, नौजवानों की शमूलियत। इस आंदोलन में नौजवानों का दिल जीत लिया हमने। हम उन नौजवानों को जिनको लेकर आए हैं, जिनको बोला जाता था ये मोटरसाइकिल वाले हैं, ये मुंदरा वाले हैं, ये नशे वाले हैं, ये पटाखे पाते हैं, आप जाकर देखें एक भी केस हमारा 200 किसान शहीद हो गए, एक भी केस ऐसा नहीं आया जो नशे से मरा हो कोई नौजवान, एक भी केस ऐसा नहीं आया जो स्मैक पीता पकड़ा गया हो, एक भी केस ऐसा नहीं जो चिट्टा से या और किसी गैर नशे से इधर कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन नौजवानों को नशे की बात ही भूल गई। दूसरी बात एक देखी होगी आपने, पंजाब में तो आम तौर पर चलती है कि लच्चर गीत बहुत चलते थे। लच्चर गीत बसों में भी बैठे होते थे, आप भी बैठे होते, सफ़र करते रहते हैं, बहन और भाई और छोटे बड़े बच्चे भी बैठे होते हैं। तो जब गीत चलते हैं लच्चर गीत, बसों में बैठा नहीं जाता था, बहुत बार ऑब्जेक्शन भी करते थे। लच्चर गीत का खात्मा हो गया बिल्कुल। जो भी गीत चल रहे हैं किसानी के चल रहे हैं। इतों यहाँ तक कि मैं एक ब्याह में गया, वहाँ स्टेज पर भी किसानों के गीत ही चल रहे हैं, और बारात जाती है, झंडे भी किसानी के चलते हैं। यानी एक आंदोलन जन आंदोलन बन गया जे, एक तब्दीली होगी, एक तब्दीली होगी। इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक सत्ता में भी, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली होने की गुंजाइश पड़ी है। ये हमारी आंदोलन की सबसे बड़ी प्राप्ति। एक और बात कि मैं चूंकि सिंघू बॉर्डर 20 बार गया और हर किसान यूनियन के नेताओं से, कई नेताओं से मिला हूं और उनकी जत्थेबंदियां को भी देखा, लेकिन हाँ, आपके स्टेज पर मैंने बड़ी तादाद में महिलाओं को देखा। और कई बार जो अखबार में तस्वीरें छपती है तब दिखता है कि बसंती रंग के कपड़े में आगे मंच के आगे सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं। तो आपके इस यूनियन में महिलाओं की नुमाइंदगी इतनी ज़्यादा कैसे, और कितनी महिलाएं? आज अखबार में कहीं देख रहा था किसी रिसर्च के दौरान 2000 से ज़्यादा महिलाएं, मैं नहीं जानता एक्चुअल फिगर क्या है, इतनी महिलाएं कैसे शामिल? देखो, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है नशा। नशा पंजाब के अंदर, जब आप किसी घर में चले जाओ, जितने हमारे आगू काम करते हैं वो इधर जाएंगे, काम करेंगे, रास्ते में जाकर शराब पी लेते हैं, घर के अंदर दंगा करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। वो हमारे पास दूसरे दिन हमें, जब उनके घर में हम जाते हैं किसी काम के लिए, वो हमें बोलते हैं भाई साहब वो तो बाकी बात तो आपकी ठीक है, पर जो इसका आप इनके डैडी जी हैं बच्चों के, वो रात को शराब पीकर हमारे बर्तन तोड़ते हैं, गाली देते हैं, पुट्ठा बोलते हैं। इसको कैसे बंद करें आप भी बहुत शराब पीते थे। जब आप शराब पीते हैं तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ भाई भी आप छोड़ दो, या दूसरे को हम कैसे बोल सकते हैं? फिर हम लोगों ने सोचा भी हम पंजाब की सारी लीडरशिप फैसला करो भी भाई शराब छोड़ना है कि जथेबंदी छोड़ना है। जथेबंदी चलानी है तो शराब छोड़ना पड़ेगा। शराब ही नहीं, कोई भी नशा नहीं कर। सूबा कमेटी ने फैसला किया है, इस समय हमारी सारी की सारी सूबा कमेटी कोई भी नशा नहीं करती। ये एक कमाल की बात है। इसलिए असर क्या पाया, मतलब आपकी किसान यूनियन की जो कमेटी है उसमें कोई भी नशा नहीं करता? हमारी स्टेट बॉडी की जो कमेटी है, उस स्टेट बॉडी का कोई भी अहदेदार हमारा कोई नशा किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता। हम कह सकते हैं। इसलिए जो औरतें हैं इनको हमारा विश्वास है, अभी भी इधर से भी जाएंगे हम, नशे वाला आप जाओ पंडाल में, हमारे पंडाल में चले जाओ, आपको नशे वाला हमें देखकर तो लुक जाता है, कोई भी छुप जाता है। अभी देखो प्रधान जी आ रहे हैं, शराब वाला कोई दिख ना जाए,
पीते तो हैं, मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। हमारे केडर में ये है भी, रात को जब हम रिपोर्ट लेते हैं सुबह, भाई आपकी रात को गिनती कितनी थी, वो बोलते हैं इतनी थी। हम उनसे पूछते हैं भी शराब वाले कितने थे, वो बोलते हैं भाई शराब वालों को हम दूसरा नाम देते हैं, भी आपके भाई साहब कितने थे, वो भाई साहब बताते हैं, वो तो शराब वालों को बताते हैं, शराब वाले तो पूछते नहीं, वो बताएंगे भी 7 बंदे हमारे भाई साहब। इसलिए उनको लड़काने के लिए अभी हम ये मतलब सारी रिपोर्ट लेते हैं। अभी आप पंडाल में एक दिन मैं रात को चला गया, देखा मैं जाकर, लेकिन मुझे कोई भी नौजवान शराब वाला नहीं मिला। एक 60-65 साल का था एक मेरी उम्र का बंदा, जो एक शराब पिया मिला, लेकिन मेरे को देखकर वो भी छुप गया। उसने मतलब वो इस बात को मानने लगे भी शराब एक बुरी बात है, अगर अपने प्रधान जी ने देख लिया तो वो बुरा मानेंगे। हमने ये जचा दिया, अपनी जो महिलाएं हैं हमारे साथ आती हैं भी, ये शराब की पाबंदी जो लगा सकते हैं, यही जथेबंदी है। इसलिए आपको देखेंगे भी हमारे आंदोलन के अंदर अभी इस समय भी हमारा 1500 के 2000 के पास औरतें हैं शामिल। एक भी शिकायत नहीं मिली उनकी भी, एक भी शिकायत भाई हमें शराब वाले नहीं टिकने देते। नहीं तो इस आंदोलन के अंदर बेले लोग हैं, शराब पीते हैं, खड़मस्ती कर सकते हैं, एक भी शिकायत नहीं मिली। इस बात ने भी हमारे आंदोलन हमारी जथेबंदी का कद ऊँचा किया है। इसने हमें मान दिया, हमारा स्टेटस ऊँचा हुआ है, हमारी इज्जत ज़्यादा हुई है, हमारा जेब का नुकसान खत्म हुआ है, हमारी सेहत का नुकसान भी इसमें ख़त्म हो गया। हम यानी इसमें जथेबंदी भी डेवलप करने में कामयाब हो गए। अभी जो भी नशा है हम इसको भी ख़त्म कर देंगे। इसके साथ औरतों की हमने कमेटियाँ अलग बनाई हुई हैं, इसलिए हम नौजवान हिस्सा जब आ रहा है तो नौजवानों के विंग भी यहाँ अलग बनाएंगे। ये हम ऐसे मतलब पार्ट में बांट कर, ये नौजवान हैं, ये औरतों का विंग है, ये किसानों का विंग है, तो मजदूरों के साथ भी साथ रखते हैं। हम इधर खेत मजदूरों के साथ हमारी बड़ी सांझ है। हमारे पास 1500 गांव हैं तकरीबन। एक गट्टा कणक का हम हर साल मजदूरों को देते हैं। एक गट्टा एक गांव ने एक गट्टा मजदूरों के रख लेना है। भाई यहाँ देखो मजदूर जथेबंदी है, वो आप किसी फंड में डालें या किसी लोड़वंद को दे दें। एक गट्टा कणक का एक गाँव में हर साल हम मजदूरों को देते हैं। अच्छा ये बताइए, अब आखिरी सवाल फिर से, कि जब ये आंदोलन इतना लंबा चल रहा है और इतने लोग आपके साथ इस टिकरी बॉर्डर पर हैं, कितने लोग होंगे आपकी जत्थेबंदी के टिकरी पे अंदाजा? हमारा 40,000 लोग। 40,000 लोग आप कह रहे हैं, उसमें 2,000-2,500 महिलाएं, और 81 दिन हो गए, ना जाने कितने दिन, 2 महीने 4 महीने और। ये खर्चा कैसे चलता है? बहुत सवाल उठते हैं और बहुत बार सरकार की तरफ से मंत्री तो ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, खालिस्तान का पैसा, चीन का पैसा, पाकिस्तान का पैसा, कैसे होता है? ये जिज्ञासा भी होती है, कैसे होता है, इतनी बड़ी चीज कैसे होती है? देखिए वाह कमाल में एक यज्ञ होता है, 3 महीने पहले से लोग चंदा मांगते हैं बिहार यूपी में, यहाँ आप यज्ञ कर रहे हैं रोज। देखिए कमाल की बात तो ये है, ये तो हमें भी समझ में नहीं आता। हम 6 महीने का राशन लेकर आए थे, जो हमारा राशन जो लेकर आए थे हम राशन, वो तो हमारा ट्रालियों में पड़ा है, अभी तक तो हमें छुआ भी नहीं उसको। लेकिन जितना अभी भी, कल मैं यहाँ पर आया, लेट आए, इधर खोआ आ गया, गाजर पाक आ गया, जिन लोगों ने कहाँ से दिया, सब्जी आ रहा है, दूध आ रहा है, इतना समर्थन दिया है। रास्ते में आप जाएं, यहाँ से जाएं आप, जहाँ से शुरू होता है रोहतक से अपना टोल प्लाजा से आगे शुरू होता है, लंगर शुरू है। किसी में पूरी चल रहा है, किसी में हलवा चल रहा है, किसी में समोसे चल रहे हैं, किसी में पकौड़ा चल रहा है, किसी में फल चल रहा है, यानी ऐसे लंगर लगे हुए हैं। और इधर भी हरियाणा के लोगों ने इतना समर्थन दिया है। राशन आम, अब एक अमेरिका से आई एक बहन, वो जनरेटर देगी इधर, ये गद्दे, एक रजाई हैं हमारे पास, कितना किसी ने गद्दा दे दिया, किसी ने रजाई दे दिया, किसी ने वो फ्रिज है अपने लकड़ की बालन से चलने वाला, अपना हुआ है गीजर पानी गर्म करने वाले, वो गीजर एक ट्राली पंजाब से आ गया, एक पंजाब से आया वो पानी की टंकियाँ दे गया। लोगों के भाई साहब लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। लोग हमारे हैं, हमारी जायदाद लोग हैं। हम किसी पॉलिटिकल लोगों से हम पैसा नहीं लेते। जो आप, हाँ ये ठीक बात है, कनाडा में जो हमारे लोग कुछ बसते हैं, जो कीर्ति लोग हैं, जो हमारे परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ी बहुत ही मदद भेजते हैं। उसके में हमें मैट का खर्चा है, स्पीकर का खर्चा है, दूसरे खर्चे चलते हैं जो ऊपर वाले खर्चे हैं, वो हमें वैसे भी हमारे पास फंड होता है, लोग फंड इकट्ठा करके देते हैं, स्टेज पर फंड आ जाता है, वो फंडिंग होती है।
लेकिन इतना बड़ा किसी को कोई एजेंसी किसी को फंड देती है, एजेंसी जूसी बड़ा फंड हम नहीं तो लेते। खालिस्तान का कोई पैसा नहीं। हाँ, न मतलब ही नहीं, खालिस्तान का तो सवाल ही नहीं। हमें जो देने भी आएगा तब भी हम नहीं लेंगे, किसी से लेंगे हम। जवाब भी हमें एक ऑफर भी आई थी, लेकिन हमने साफ जवाब दिया कि ऐसा नहीं, ये झंडा धर्म का झंडा नहीं है, ये कित्ते का झंडा है, कित्ते के लिए लड़ रहे हैं तो कित्ते के लिए लड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत लंबी बात हुई जोगिंदर सिंह उग्राहा साहब से। वैसे लगभग 1 घंटे की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी लगता है बहुत सारे सवाल बाकी हैं। 1-2 घंटे और बात करें तो भी शायद लगेगा कुछ सवाल बाकी हैं, क्योंकि 20 साल के आंदोलन का इनका इतिहास, आंदोलन के दौरान इनका तरीका, डिसिप्लिन और एक वैचारिक तौर पर जिस ढंग से अपने संगठन को, अपने यूनियन को चलाते हैं, वो बहुतों से अलग है। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, और चूंकि पहली बार मैं मिला इसलिए मेरे भी बहुत सवाल हैं। लेकिन फिलहाल काफ़ी वक्त लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। सवाल किए थे, मैं सेटिस्फाई सवाल इस तरह ही करने चाहिए, फिर ही अच्छी बात जो निकलती है। जो आपने सवाल किए हैं मैं उससे अपनी तसल्ली महसूस करता हूँ। कई लोग ऐसा होते हैं जो टेढ़ा सवाल कोई कर देता है तो उसमें वो भड़क जाते हैं, भाई ये सवाल क्यों किया। आप जितना भी टेढ़ा सवाल लेकर आएंगे हम उनको सेटिस्फाई जवाब देने की कोशिश करें। अगर हमारे पास जवाब नहीं होगा तब हम बोलेंगे भाई ये सवाल का जवाब तो हम ठहर के देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।